नमस्कार। तो संविधान के पिछले क्लास में हमने देखा था कि संविधान के जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसके तहत हमने समझा कैसे संविधान की बुनियाद जो है बिछाया गया, किस प्रकार संविधान सभा के भी मांग किए गए थे। तो अब इसी में आगे बढ़ते हैं संविधान सभा की मांग के क्रम में। आज हम देखेंगे संविधान सभा के निर्माण के अंतर्गत किस प्रकार निर्माण हुआ उसके, और हमने यहाँ तक कि कैबिनेट मिशन वगैरह का भी जिक्र किए थे। तो संविधान संविधान सभा का निर्माण जो हम देख रहे थे पिछले क्लास में, जो हमने देखा हुआ थे संविधान सभा के निर्माण के बारे में हमने समझा था यहाँ पर कैसे जो है भारत में क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन कैसे जो है भारत में संविधान के निर्माण की बात करता है। फिर क्रिप्स मिशन 1942 के बाद कैबिनेट मिशन योजना लाया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो थे सर लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो थे उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें 3 मेंबर थे, कल मैंने बताया था इस चीज को कि सर लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स एंड ए.बी. अलेक्जेंडर, इन तीनों की अगुवाई में एक शिष्टमंडल बना था, जिनके ही सिफारिश के आधार पर भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो संविधान में कुल कितने मेंबर थे अगर हम देखें तो संविधान में कुल मेंबर की जो संख्या बताए गए थे वो 389 मेंबर बताए गए कि संविधान सभा में कुल जो है कितने मेंबर होंगे, तो 389 मेंबर होंगे। इस मेंबर वगैरह के चुनाव वगैरह प्रक्रिया सब कुछ मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो चैनल में जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत, संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आप समझेंगे कैसे संविधान सभा की बैठक वगैरह प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान सभा का बैठक, संविधान सभा का बैठक, संविधान सभा के बैठक के बारे में। तो संविधान सभा का बैठक वगैरह पूरे के पूरे इलेक्शन वगैरह कंप्लीट हो गया, परिणाम आ गया, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रहे, 208 मेंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसमें रहे। इसके बाद संविधान सभा की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ होता है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह आयोजित होता है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक बुलाया गया, और इस प्रथम बैठक को चूंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, कहा कि हम जो है इस संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लेंगे, तो मुस्लिम लीग इसे अस्वीकार कर दिए, जिसके कारण टोटल 389 मेंबर तो स्थापित किए गए, लेकिन केवल 211 ही मेंबर इस संविधान सभा की बैठक में उपस्थित हुए। अगर हम देखें कि जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जो प्रथम बैठक है संविधान सभा का, इसके लिए अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष थे ना स्टार्टिंग में। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए इस समय, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने, लेकिन अस्थायी अध्यक्षता किया था। किस दिन की बैठक को, जब प्रथम बैठक आयोजित हुए थे 9 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन जब बैठक बुलाया गया तो ये अस्थायी अध्यक्षता के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की इस बैठक का, और इन्होंने इस बैठक में एक स्वयं जो है उप सभापति भी मनोनीत किया। उप सभापति के रूप में अगर हम देखें तो प्रथम मनोनीत उप सभापति मनोनीत इसी के द्वारा किए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो प्रथम मनोनीत उप सभापति एग्जाम में पूछा गया था, एक बार यूपीएससी में पूछे गए थे कि संविधान के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे। ये पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, संघ लोक सेवा आयोग के ये प्रश्न थे। ठीक है, तो उप सभापति थे फ्रैंक एंथनी जो थे संविधान सभा के पहले उप सभापति के रूप में, मनोनीत उप सभापति के रूप में ये बने थे, पद संभाला था उन्होंने। इसके बाद फिर स्थायी अध्यक्षता की ओर चलते हैं कि स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन चुने गए। तो इसके लिए निर्वाचन के अंतर्गत अगर हम देखें तो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इस प्रथम कह सकते हैं स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, और ये बात है 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को
जो है संविधान सभा के अंतर्गत जो कह सकते हैं पहले या प्रथम स्थायी अध्यक्ष, या कहें संविधान के प्रथम अध्यक्ष भी अगर हम कहेंगे तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये पूछा जाता है तो अस्थायी के रूप में, या पहली बैठक जिसकी अध्यक्षता किया गया था, ये भी प्रश्न बन जाएंगे कि सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष कौन थे, किसने अध्यक्षता किया था। तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कुछ ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो हमें लेना क्या रहेगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा पहले जो है संविधान के जो बैठक आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में, प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुए, अगर हम ध्यान से देखें तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, इसे भी नोट करेंगे, इसे भी नोट करके लिखेंगे, ठीक है। तो पहले स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। सबसे पहले एस.सी. मुखर्जी का नाम आप याद रख सकते हैं, फिर बी.टी. कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पर देखें हम कि उपाध्यक्ष के रूप में कौन कौन निर्वाचित हुए थे। तो उपाध्यक्ष यहाँ पर दो बनाए गए। इसके बाद पहले उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें जो स्थायी बने थे, एक मनोनीत था, फ्रैंक एंथनी। अब स्थायी उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो एच.सी. मुखर्जी जो थे पहले संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में ये पद संभाला था एच.सी. मुखर्जी जी ने। तो एच.सी. मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष बने। फिर इसमें एक और उपाध्यक्ष थे, द्वितीय उपाध्यक्ष के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है बी.टी. कृष्णमूर्ति जो है इसके सेकंड उपाध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के बने थे। तो आप इतने चीजों को आप याद रखेंगे और हो सके तो इसे नोट कर लें। नोट करना ज्यादा बेटर होगा, नोट्स बना के ही आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो गया। फिर जस्ट तीसरे दिन आप कह सकते हैं इसके 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है यहाँ पर एक उद्देश्य पेश किया संविधान का, कि इस संविधान का उद्देश्य क्या होगा। हम इस संविधान का निर्माण जो है करने के पश्चात क्या क्या इसमें नियम कानून वगैरह को ऐड करेंगे, क्या ये नागरिक शक्ति के क्या नागरिक शक्ति होगा, क्या जो है किस प्रकार जनता या कहे राजनीतिक शक्ति जो है शासित होगा, इन सभी का जो है स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। इसके लिए उद्देश्य पेश किया गया, सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार के न्याय देंगे इस प्रकार की घोषणा के साथ। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य पेश कर दिया 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद ये उद्देश्य ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। यही जो है आगे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित होते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य जो है पारित कब हुआ था, तो ये उद्देश्य पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य पेश किया गया, उद्देश्य पेश हुआ संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। फिर उद्देश्य जो है पारित कब हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को जो है ये आप कह सकते हैं ये पारित हुआ था। इसके बाद की स्थिति में अगर हम देखें तो ये जो है पहला संविधान सभा के सत्र था। देखा जाए तो वास्तविक में संविधान सभा के निर्माण में टोटल जब 26 नवंबर 1949 को जो है इसे आत्मर्पित किया गया, अंगीकृत किया गया, पारित किया गया, तो उस समय तक 11 अधिवेशन चले थे। तो प्रथम जो है संविधान के अधिवेशन यही है, पहली बैठक की जो प्रक्रिया है। तो
इसको आप प्रथम सत्र भी कह सकते हैं संविधान सभा के। तो संविधान का प्रथम सत्र, संविधान का प्रथम सत्र जो है आयोजित हुआ कब से कब तक? तो ये आयोजित हुआ था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक। 23 दिसंबर 1946 यहाँ तक की जो है संविधान सभा की पहला सत्र आयोजित हुआ था। ठीक है। इसके बाद फिर धीरे धीरे प्रक्रिया, बैठक प्रक्रिया आगे चलता रहा। फिर हमने कल बताया कि पाकिस्तान के विभाजन भी हुए। विभाजन के पश्चात संविधान सभा के मेंबर की संख्या भी घट गए, जिसके कारण संविधान सभा में टोटल मेंबर 299 पर आ गया। इस चीज का जिक्र हम कल किए थे, या कह सकते हैं पिछले वीडियो में हमने किया था इसका जिक्र। तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर पहला सत्र आयोजित हुए। इसके बाद लगातार बैठक प्रक्रियाएं चलते रहे। फिर आजादी के समय आते हैं, उस समय बहुत सारे कमेटी वगैरह भी गठित किए गए। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से कमेटी गठित किए गए थे, संविधान के जो संचालन है उसके किस प्रकार संविधान को बनाया गया, ठीक है, तो कैसे कैसे कमेटी गठित किया गया, तो और उसके अध्यक्ष कौन थे, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। इन सभी कमेटी में सबसे मेन कमेटी कौन थे, तो वह थे प्रारूप कमेटी। तो प्रारूप कमेटी से ही हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि प्रारूप कमेटी के ही जिम्मेदार थे संविधान निर्माण, कि भारत के लिए संविधान बनाया जाए। और इस प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े कानून के, आप कह सकते हैं, जानकार थे। बहुत सारे कंट्रीज के संविधान को भी ये पढ़े थे। तो इस प्रकार अंबेडकर जी जो थे प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, और उनके ही उत्तरदायित्व में जो है पूरे संविधान के मसौदा तैयार करना था। इस प्रकार प्रारूप कमेटी का जो गठन वगैरह है महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि प्रारूप कमेटी के गठन कब किया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए चलते हैं समिति की ओर। संविधान सभा के संचालन के लिए किस किस प्रकार से समिति गठित किया गया। समिति, तो इसके अंतर्गत अगर हम समिति की बात करें तो सबसे पहला अगर हम पढ़ें तो प्रारूप समिति होगा। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का जो गठन है, ये इसका जो गठन किया गया था, ये किए गए थे आजादी के पश्चात। इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप कमेटी का गठन किया गया था। अब प्रारूप कमेटी के गठन के पश्चात अगर हम देखें तो अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया। फिर इसके गठन के पश्चात इसके अध्यक्ष वगैरह, सदस्य वगैरह कितने रहे, तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था प्रारूप कमेटी के, तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद इस कमेटी में टोटल कितने सदस्य थे, तो आप इसे याद रखेंगे, टोटल सदस्य की संख्या अध्यक्ष सहित 7 थे। भीमराव अंबेडकर के सहित जो है टोटल जो है इसमें मेंबर हुए 7, कुल 7 जो है इसके अंतर्गत सदस्य थे प्रारूप कमेटी के। और इसी कमेटी की ही जिम्मेदारी थे कि ये संविधान की मसौदा वगैरह तैयार करेगा, ठीक है। और इसको जो है एक कह सकते हैं व्यक्ति भी आता है जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में काफी प्रसिद्ध हुए। संवैधानिक सलाहकारों से चुना गया। उनका काम था कि अगर कोई किसी प्रकार की त्रुटि होता है या फिर जो है मान लीजिए किसी प्रकार की कानूनन और सलाह की जरूरत है, जैसे अम्बेडकर जी को, तो जो है BN राव, वेनेगल नरसिंह राव को जो है संवैधानिक सलाहकार भी चुने गए थे। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था, तो BN राव को। BN राव, BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुने गए। वेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम है इसका BN राव का, वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। तो संवैधानिक सलाहकार बन गए BN राव। इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट कमेटी है, जैसे कि अगर हम कमेटी में देखें, महत्वपूर्ण कमेटी में, तो महत्वपूर्ण कमेटी में है संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट कर लेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघीय
शक्ति समिति के अध्यक्ष और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष यही थे। संघीय संविधान समिति, एक बार शक्ति जुड़ा है, एक बार संविधान जुड़ा है, दोनों ही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। फिर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे कह सकते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल एक और कमेटी के अध्यक्ष थे, वह थे मौल अधिकार एवं अल्पसंख्यक तथा जनजाति मामले। ठीक है, तो यहाँ पर एक और कमेटी है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक कह सकते हैं। इस समिति के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल जी जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के भी। इसके बाद संचालन समिति जो संविधान सभा के संचालन करता था, संविधान सभा के अध्यक्ष को ही बनाया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष मैंने बताया, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जब 9 दिसंबर को बैठक हुआ तो उस समय कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बना। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति के भी अध्यक्ष बनाए गए थे। संचालन समिति, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष बने। इसके बाद कार्य संचालन समिति अगर हम देखें, कार्य को करने के लिए, संचालित करने के लिए, संपूर्ण संचालन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कार्यों के संचालन के लिए, तो कार्य संचालन के लिए के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक और कमेटी के अध्यक्ष थे, वह थे झंडा समिति के। याद रखना, किसी किताब में झंडा समिति के अध्यक्ष को के.एम. मुंशी लिख दिया गया, जो गलत है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है? तो ये थे कुछ कमेटी वगैरह जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इतने कमेटी के जो है अध्यक्ष वगैरह उसको आप लोग याद कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब संविधान के निर्माण में अंतर्गत फिर से क्या क्या प्रक्रिया हुई, संविधान जो है किस प्रकार प्रभाव में आता है, संविधान के लिए जो है वाचन काल कितना हुआ, क्या कब संविधान बनकर तैयार हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संविधान का प्रभाव में आना। समझते हैं संविधान के प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में आना, संविधान के प्रभाव में आना। ठीक है, देखो प्रारूप कमेटी को जो है ये काम दिया गया कि आप जो है संविधान की मसौदा वगैरह तैयार करें। संविधान के मसौदा तैयार करने में थोड़ा सा वक्त लगे, करीब 1 साल से अधिक समय लग गया। और पहली बार जो है जब पूरे के पूरे संविधान को बना लिया गया तो इसे पेश किया गया और इसी को ही प्रथम वाचन काल भी कहते हैं। तो पहली बार 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में, जो कमेटी था संविधान सभा में, भीमराव अंबेडकर
भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान सभा के अंतर्गत 4 नवंबर 1948 को इसको प्रस्तुत किया। किसे? संविधान को। संविधान जिन्होंने इसको लिखवाया था, लिखा था कह सकते हैं, जिसे ये बनाए थे उसे जो है संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को पेश कर दिया गया। अब 4 नवंबर 1948 को पेश कर दिया इन्होंने, और इसी दौरान वाचन काल भी प्रारंभ हुए। वैसे देखा जाए तो संविधान में कुल कितने वाचन काल हुए हैं? तो वाचन काल अर्थात संविधान को पढ़ना 3 बार जो है कंप्लीट रूप से वाचन काल के नाम से संविधान की बैठक बुलाया गया, और लगातार इस पर वाद विवाद चल रहे थे। प्रत्येक अनुच्छेद को, हमारा जो संविधान इतने बारीक तरीके से बनाया गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रत्येक अनुच्छेद पर हर विस्तृत चर्चा हुआ करते थे संविधान सभा में। आप कभी संविधान सभा की मीटिंग्स हॉल की जो है बैठक कभी पढ़ के देखना, हर एक मुद्दे पर जो है विस्तृत चर्चा होता था, और भीमराव अंबेडकर जो है उसके हर प्रकार के विस्तृत जो है उत्तर भी देते थे प्रश्नों का। तो एक प्रकार का हमारा संविधान बड़ा ही प्रश्न उत्तर से भरे हुए और मॉडल से बनकर तैयार हुए। इसीलिए देश के जो संविधान है पूरे विश्व में आप कह सकते हैं भारत के संविधान सबसे बेहतर माने गए हैं सामाजिक उद्देश्य के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा संविधान ही है, भारत के ही संविधान है पूरे विश्व में। तो इस पर बहुत ज्यादा वाचन काल लिए, तो टोटल वाचन काल 3 बार आयोजित किया गया। प्रथम वाचन काल जो प्रारंभ हुए जब अंबेडकर जी ने 4 नवंबर 1948 को इसको संविधान सभा में पेश किया, तो उसी दिन 4 नवंबर 1948 को ही पहली बार संविधान को पढ़ा गया था। तो प्रथम वाचन काल 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक पहली बार संविधान को पढ़ा गया था संविधान सभा में। इसके बाद द्वितीय वाचन काल का समय आता है। द्वितीय वाचन काल मतलब दूसरी बार कब पढ़ा गया, ये सबसे लंबा समय था जब दूसरी बार पढ़ा गया था। तो द्वितीय वाचन काल है 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक जो है इसके सेकंड वाचन काल है। समझ सकते हो करीब 1 वर्ष तक के मीटिंग होते रहे, और इस पर चर्चा चलता रहा कि हर एक आर्टिकल्स पर क्या क्या और सुधार किए जा सकते हैं और बेहतर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर से बेहतर हमारे संविधान के बनाने का प्रयास किए थे अम्बेडकर जी ने। तो इसके बाद तृतीय वाचन काल प्रारंभ होता है। तीसरा वाचन काल, तो ये तीसरा जो वाचन काल है अंतिम 11वें सत्र में आयोजित किया गया। इस प्रकार संविधान में मैंने बताया कि इसको पारित करने तक के टोटल 11 सत्र आयोजित हो गए थे। जो तीसरा वाचन काल है, तीसरा वाचन काल, यही आप कह सकते हैं कि संविधान का 11वां सत्र ही था। प्रथम सत्र मैंने बताया, ठीक है, तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर को आयोजित हुआ था प्रथम सत्र, और ये 11वां सत्र के नाम से भी जाना जाता है तीसरा वाचन काल। तो संविधान सभा के 11वें सत्र या तीसरा वाचन काल की जो डेट है यह है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को जो है इसके थर्ड वाचन काल प्रारंभ होते हैं। लेकिन 14 नवंबर को ये सत्र बुलाया गया, लेकिन उस दिन जब तीसरा वाचन काल प्रारंभ होना था तो उस दिन संविधान को पढ़ा नहीं गया था, केवल मीटिंग बुलाया गया, बैठक बुलाया गया। फिर थर्ड वाचन काल के लिए अम्बेडकर जी ने जब बोलना चालू किया तो वह डेट था 17 नवंबर। एग्जाम में ये डेट पूछी गए हैं और कंफ्यूजन क्रिएट होता है 14 नवंबर को लेकर। तो यहाँ पर जरूर इस चीज को याद रखेंगे कि तीसरा वाचन काल जिस दिन संविधान सभा में बोला गया अम्बेडकर ने, वह डेट कौन है, तो वह डेट है 17 नवंबर 1949। 17 नवंबर 1949 को तीसरे वाचन काल अम्बेडकर के द्वारा पढ़ा गया था इसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाचन काल आपको क्लियर हुआ होगा, आप इसे नोट्स बना के अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद संविधान के जो है लागू या फिर किस प्रकार उसके पारित वगैरह अगर होते हैं, तो अगर हम इसे देखें तो संविधान को पारित वगैरह अंगीकृत कब किया गया, इस सबको हमें पता है। कब किए गए थे, तो 26 नवंबर 1949
1949। 26 नवंबर को अंतिम हुआ बैठक और 26 नवंबर 1949 को ही कहा गया कि हम संविधान को देशवासियों को आत्मार्पित करते हैं और इसी के साथ संविधान पारित हो गया इस दिन। इसके बाद लागू वगैरह का तिथि आता है, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट याद रखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ। संविधान सभा से कब पारित हुआ था अगर पूछा जाए तो संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, लेकिन इस दिन लागू नहीं हुए थे कंप्लीट रूप से। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके पीछे कारण क्या थे आगे इस चीज का हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सभी नोट करेंगे 26 नवंबर 1949 संविधान पारित, ठीक है, संविधान सभा के माध्यम से संविधान को पारित किया गया था। आज 26 नवंबर को हम प्रति वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोग भी इसे नोट कर लेंगे कि 26 नवंबर को प्रति वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन पहले अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो संविधान दिवस के रूप में नहीं मनाते थे। स्टार्टिंग में हम इसे राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते थे। राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था जब प्रारंभ हुए थे 26 नवंबर को। फिर 2015 में जब पीएम नरेंद्र मोदी बने तो उसके बाद 2015 से जो है आप कर सकते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। तो प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाते हैं। इस चीज को भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कुछ और भी कार्य थे, तो आप लोग अन्य इसके कुछ कार्य करके नोट कर लेंगे इस चीज को। उसको मैं नोट करा देता हूं। जैसे कि संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य अगर हम देखें, संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य, इनके द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए थे जिसको स्वीकार करना था। संविधान सभा के अन्य कार्य में अगर हम देखें तो हमारे राष्ट्रीय फ्लैग को स्वीकार करना था। राष्ट्रीय फ्लैग मतलब राष्ट्रीय झंडा। आज जो हम तिरंगा झंडा फहराते हैं देश की शान मान सम्मान है, और उस झंडा को कब संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था तो ये स्वीकार किए गए थे 22 जुलाई 1947 को। जब हम आजादी की ओर बढ़ रहे थे उसी समय 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय झंडा के रूप में तिरंगा झंडा को स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर लिख लेंगे राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है तिरंगा। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था तो 24 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुए। संविधान सभा द्वारा 24 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया था। अब जब हमें स्वीकृत मिल गया तो जब हम आजादी हुई 15 अगस्त 1947 को तो उस दिन हमने तिरंगा झंडा को फहराया था। पूरे देश की आन बान शान के साथ फहराया जाता है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कार्य किए गए थे, वह थे 1950 में। तो उससे पहले एक और है, जैसे कि 16 मई 1949 का कार्य। 16 मई 1949 को संविधान सभा ने भारत की जो सदस्यता है उसे राष्ट्रमंडल के लिए स्वीकार किया था। तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार, भारत की सदस्यता को स्वीकार हुआ। तो भारत की सदस्यता को स्वीकृत किया गया 16 मई 1949 को। इसके बाद 24 जनवरी 1950 का दिन आता है। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 इस दिन क्या क्या हुए थे एक बार समझना। अब ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित किया गया। अंतिम बैठक था ये, और इसी को कई सारे किताब में 12वें सत्र भी कहते हैं, लेकिन ये एक ही दिन का था। तो अंतिम बैठक थे, जैसे कि मूल संविधान के अंतर्गत अगर हम देखें जब पारित किया गया था तो 165 दिन लगे, और ये जब हुआ तो 166 दिन लगे, ठीक है टोटल। साल की बात करें तो अलग है। तो यहाँ पर अंतिम 12वां सत्र का या अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को बुलाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए।
जैसे संविधान को लागू करना देश में। संविधान को लागू करने के लिए इसके ऐतिहासिक घटनाक्रम है संविधान के लागू करने के पीछे। अगर हम देखें तो 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, समझिएगा इस चीज को। इसके ऐतिहासिक कारण है, ऐतिहासिक कारण जुड़ा हुआ है 1929 और 30 की घटनाओं से, 1929 और 1930। तो 1929 और 30 की घटना क्या है, ये कौन सी घटना का जिक्र किया गया है जिसमें संविधान को भी लागू किया गया था। तो ये है लाहौर अधिवेशन 1929 का। लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसके अध्यक्षता किया और उस अधिवेशन में फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, पूरे देश में, और राष्ट्रीय फ्लैग वगैरह को भी फहराया जाएगा और पूरा का पूरा जो है ये देश हमारा है, इस प्रकार ऐलान कर देंगे ब्रिटिशर्स को, ये कहा गया। और इसी कारण 26 जनवरी 1930 को फिर पहली बार कह सकते हैं आप देश में 26 जनवरी 1930 को पहली बार देश में कौन सा दिवस मनाया गया, तो पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। जब संविधान को पारित किया गया तो वह डेट था 26 नवंबर 1949, आने ही वाले थे कुछ कह सकते हैं 2-3 मंथ में, जनवरी में। इस कारण सोचा गया कि जब जनवरी में इसको लागू करना ही है तो क्यों ना एक अच्छे दिन से लागू किया जाए, और इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस हमने मनाया था। तो इसी के चिर स्थायी याद के लिए जो है संविधान सभा को 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया था। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को क्यों लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1930 के वजह से जो है संविधान को लागू किए गए थे। क्लियर है? इसके बाद 24 जनवरी को और क्या क्या हुआ इस बैठक में, तो 24 जनवरी को ही देश का राष्ट्रीय गान, देश का राष्ट्रीय गान कौन सा, जन गण मन, जन गण मन अधिनायक जय, ये जो राष्ट्रीय गान है इसे भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। एक और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किए गए थे, राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत भी वंदे मातरम, वंदे मातरम जो गाए जाते हैं राष्ट्रीय गीत, इसे भी जो है 24 जनवरी 1950 को ही जो है लागू किया गया था। तो इस चीज को भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा के द्वारा किसे चुना गया, तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान के अंतर्गत संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनने वाले कह सकते हैं पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन वगैरह हम सभी जानते हैं कि विधायक या लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, इन लोग भाग लेते हैं। तो पहला जो राष्ट्रपति बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार, तो ये संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना गया था। इतना कुछ आप लोग याद रखेंगे। अब इसके लागू का दिन अगर हम देखें तो लागू का दिन कब आ जाएंगे, 24 जनवरी 1950 के लिए सब कार्य कर दिया गया। तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। इसी कारण 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र बने मतलब हमारी जो मुखिया होगा वह अब निर्वाचित होगा। ठीक है, कोई राजशाही शासन नहीं, कोई राजा का बेटा राजा नहीं, यहाँ सभी प्रजा जो है राजा है। इस प्रकार हम गणतंत्र के रूप में बने 26 जनवरी 1950 को, और इसी के साथ गणतंत्र दिवस वगैरह हम आज प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद की स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा, कितना समय लगा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लग गए, तो संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा, इस पॉइंट को भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान निर्माण में कुल समय लगा 2 वर्ष
2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है वक्त टोटल संविधान को बनाने में लगा था। इस पॉइंट को भी आपको नोट कर लेंगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। ठीक है। इसके बाद संविधान को निर्माण करने में खर्च कितना आया? तो खर्च आया था 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए जो है खर्च आए थे संविधान को निर्माण करने में। अब संविधान जब बना तो उस समय कितने भाग, कितने अनुसूची, कितने आर्टिकल्स रहे? तो संविधान के अंतर्गत अगर हम देखें तो भाग थे। संविधान के अंतर्गत मूल संविधान आप कह सकते हैं, वर्तमान में स्थिति तो अलग है। तो मूल संविधान में 22 भाग रहे। 22 भाग, 8 अनुसूची रहा, 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल्स हैं। 395 अनुच्छेद। आज की स्थिति में केवल अनुसूची में ही आप बढ़ोतरी करेंगे। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में भाग जो है 22 ही है संविधान में, अनुच्छेद भी 395 ही लेंगे आंसर। इसके बाद अनुसूची, अनुसूची की अगर हम बात करें, अनुच्छेद आप 395 ही लेंगे, अनुसूची 12 हो जाएगा। आगे इस चीज को हम देखेंगे कि क्या क्या भाग में विषय है और क्या क्या अनुसूची के अंतर्गत बात रखे गए हैं। तो आज के क्लास में इतने ही।